अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए कमर कस ली है। डायरेक्शन दी गई है कि इस तहरीक को मोमेंटम पकड़ना चाहिए और इस मकसद के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब को ये टास्क तफवीज़ किया गया है कि वो इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब को एहतजाजी तहरीक की क़यादत सौंपने का मकसद क्या है और महमूद खान अचकज़ई क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी भरपूर किस्म की क्या एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में है। और उसके साथ साथ अली मीन गंडापुर जो 90 दिन की डेडलाइन दे चुके हैं कि अगर 90 रोज़ के अंदर बानी पीटीआई को रिहा ना करवा सके तो वह सियासत छोड़ देंगे। तो क्या महमूद खान अचकज़ई 90 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वाकई ही बानी पीटीआई को रिहा करवाने में कामयाब हो पाएंगे? इस पर बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब जहाँ पर सेनेट के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में जब मुनक्किद हुए तो वहाँ पर इत्तफाक हुआ कि किस तरीके के साथ अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन के फ़ौरन बाद दोबारा हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं और किसी बात के ऊपर वो बैठने को बातचीत करने को तैयार नहीं है। अगर सेनेट के मामले के ऊपर बैठ के बातचीत की जा सकती थी तो दीगर मामलात के ऊपर बैठ कर बातचीत क्यों नहीं की जा सकती। और उसके साथ साथ 9 मई के केसेस का फैसला आना शुरू हो चुका है, सजाओं का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान उस फैसले की जद में आ रहे हैं। ये फैसला जो आने वाले दिनों में मजीद के अरकान तक पहुंचेगा, कौन कौन इस फैसले से मुतासिर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की सियासत और उनकी अमली सियासत वो इससे किस हद तक आने वाले दिनों में मुतासिर होगी। और शाह महमूद कुरैशी जो फिल वक्त तक इन केसेस से बरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कोई मुअस्सर रोल प्ले कर पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके सब आपको बताएंगे कि अमेरिका के दौरे के बाद फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर चीन के अहम तरीन दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर चीन की सियासी और अस्करी क़यादत ने उनको न सिर्फ वेलकम किया बल्कि पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का पैगाम दिया है। ये उनका दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि एक मरतबा फिर एक बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि दही इलाकों की वो खवातीन, वो बच्चे जिन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के नाम के ऊपर 97 अरब रुपये गुज़श्ता 3 सालों में एक साबिक वफाकी वज़ीर की इंडस्ट्री को किस तरीके से जारी किए गए और कितने इलाकों के अंदर कितनी खवातीन को ग़िज़ाई खुराक के नाम के ऊपर ग़िज़ा मिल सकी, कितनी उसमें अंदर तब्दीली है, कोई रिपोर्ट नहीं है। इसकी मज़ीद तफसीलात भी आज के शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको बताएंगे खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा मुसलसल हो रहा है, आलमी मार्केट में कीमतें कम हो चुकी हैं। इस मामले को आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने टेकअप किया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आलमी मार्केट के मुताबिक खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी ना करने के ऊपर तशवीश का इजहार किया है और तशवीश का इजहार करने के बाद इस मामले को मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है। तो ये रिपोर्ट बनाना, एक इदारे से दूसरे इदारे को रिपोर्ट जाना, क्या इससे खुर्दनी तेल की कीमत कम हो पाएगी और अब तक कितना नाजायज़ मुनाफाखोरी हो चुकी है गुज़श्ता 8 माह में, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर कार रऊफ क्लासा साहब, जबकि जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की हिकमत अमली बना चुकी है और अब उन्होंने इस एहतजाजी तहरीक को मोमेंटम पकड़ना है और बानी पीटीआई भी जेल से बैठकर मजीद सख्त किस्म के बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी लिहाज से और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सूदमंद साबित हो सकेगी? देखिए, बात यह है कि जो खान साहब का इरादा है वो तो साफ है। जो कल उन्होंने ट्वीट की है उससे तो लगता है कि वो मफाहमती सियासत की तरफ नहीं जाना चाहते और वो अब सड़कों की सियासत करना चाहते हैं। अब ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि खान साहब क्या चाहते हैं, दूसरा ये कि उनकी पार्टी क्या चाहती है। पार्टी के जो लीडरान हैं वो इस वक्त मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो किसी मूड में है कि वो कोई बहुत बड़ा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें या कर पाएं या उसकी अहलियत रखते हो। एक तो ये जो जो इस वक्त लोग पार्टी चला रहे हैं वो नाअहल भी हैं, वो उनको सियासत का इल्म भी नहीं है और वो मुसलसल इमरान खान से हीले बहाने और झूठी बातें करते रहते हैं और वो उसी के बेसिस के ऊपर ज़ाहिर है कि वहाँ जेल में फैसले होते हैं, क्योंकि खान साहब के पास ना टीवी है, ना अखबार है, ना उनके पास कोई और जरिया है इंफॉर्मेशन का। जो ये लोग जाकर बताते होंगे उसी के ऊपर फैसले होते होंगे। और बाहर ये आलम है कि हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखें, ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट चलती है ना, हमने सारी जिंदगी यही काम किया है। जी। ये जो मूवमेंट चलती है इसकी बैक पे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। इसका प्लान ए होता है, इसका प्लान बी होता है, इसके
ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ता है, इसमें लोगों को फैसिलिटेट करने का देखना पड़ता है, उनके खाने पीने का आपको हिसाब देखना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि कहीं अगर कोई पुलिस से मुज़ाहमत होती है तो उसको किस तरह से टैकल करना है, कौन कौन इंतज़ामिया से बात करेगा, कौन लोगों के इंतजामात करेगा, ख्याल रखेगा चीज़ों का, जी आपके वर्कर्स का ख्याल कौन रखेगा। वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। साउंड का ट्रक कैसे बनेगा, पब्लिक कहाँ से कहाँ तक पैदल चलेगी, रूट्स मार्क किए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें तो मुझे मिसिंग नज़र आ रही हैं। ये आराम से कह देते हैं कि जी हम 5 तारीख को हमने जलसे की एप्लीकेशन दे दी है जी मीनार पाकिस्तान पे, और वो खान साहब कह रहे हैं कि अवामी मूवमेंट होगी, ये जलसा करने के मूड में है। अब जलसे की परमिशन मिलेगी नहीं तो उसके लिए ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर देंगे और तहरीक उनकी ख़त्म हो एहतजाज जाती खत्म है। हो जाएगा। तो ये मैं नहीं बिल्कुल सही। समझता कि ये मौजूदा क़यादत जो है ये इस काबिल है कि ये काम कर सके। बिल्कुल सही इमरान साहब, लेकिन आपने जो पिक्चर पोर्ट्रे की उसके अंदर तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर क्या वजह है कि अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने अपनी सियासत दांव पर लगा दी है, उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर 90 रोज में बानी पीटीआई को रिहा ना करवा सकें वो तो सियासत ही छोड़ देंगे, और आपको इसके कोई आउटकम दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, ये तो मेरे ख्याल है जोश खिताबत में वो कह गए। ऐसी कोई चीज़ तो अभी तक तो मैंने देखी नहीं कि वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान किया हो या वो आगे उसको लेकर चल रहे हो। बहरहाल अली अमीन गंडापुर से ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि वो वाहिद गवर्नमेंट है मुल्क में जो तहरीक इंसाफ की है, और वहाँ से ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट आपकी होती है तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो उसी की तरफ लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी अग्रेसिव नज़र नहीं आई जिसका इरादा खान साहब बार बार कर रहे हैं। तो अ, अल्लाह जाने। लेकिन इस वक्त जो खान साहब की जो जो ट्वीट थी उससे पढ़ के एक दिली अफसोस भी हुआ जी कि एक मुल्क का वजीर आजम, पॉपुलर लीडर, उसको जेल में किस हाल में रखा गया है, जो एक सरासर जाती है। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब हमारे साथ रहिएगा। क्लास साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। क्लास साहब, इमरान इस्माइल साहब जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तवील अरसे तक हिस्सा रहे, उसके साथ इमरान खान साहब को बहुत करीबी साथी में उनका शुमार होता था, वो पार्टी की डायनामिक्स को, पार्टी की अप्रोच को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो भी इस एहतजाजी तहरीक के किसी आउटकम से के लिए हवाले से होपफुल नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने इज़हार ख्याल किया, आपने भी सुना, आपको लगता है कि जब 9 मई के केसेस के अंदर फैसला आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उस मौके के ऊपर ये उस तहरीक को मजीद मोमेंटम भी देना चाहते हैं, महमूद खान अज़हरी को क़यादत भी सौंप दी है, और इन हालात के अंदर जब बैठ के बातचीत करने का हालात बन चुके हैं, उनके मुंतखब अरकान जेलों में जा रहे हैं, कन्विक्शन उनकी हो रही है, इस मौके के ऊपर तहरीक के जरिए से वो बानी पीटीआई को अडयाला जेल से निकाल के बाहर ले आएंगे? जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मेरा ख्याल है उन्होंने, जो मैं सुन रहा था गुफ्तगू इमरान इस्माइल साहब की, 2-3 बड़ी अहम और उन्होंने अच्छी बातें की हैं, और ये उन्हीं पे फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। जिस ट्वीट का उन्होंने जिक्र किया उसमें 2-3 उसमें चीज़ें हैं। एक तो है कि खान साहब खुद ये बात मान रहे हैं कि मोमेंटम नहीं, मतलब ये पकड़ रही जी बिल्कुल। तरीके उनके अपने अल्फाज हैं कि 5 अगस्त से राउंड द कार्नर, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, मतलब 8-10 दिन बाद आना है, तो उनको भी महसूस हो रहा है कि कहीं पे तो कोई इसकी कोई फ़ज़ा ही मौजूद नहीं है, कहीं पे कोई इसका कोई जिक्र ही नहीं है, बस वही पार्टी है या वही ट्विटर है या कोई कोई आपके टीवी शोज़ हैं उन्हीं पे नज़र आ रहे हैं। सो एक तो खान साहब खुद भी मान रहे हैं कि मेरी पार्टी जो है शायद वो ये मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रही, नंबर 1। नंबर 2, वो उन्होंने जो परसों वाले अपने ये ट्वीट में कहा था कि उनकी पार्टी के अंदर फाइट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा आप लड़ाइयाँ ख़त्म करें और जो नहीं करेगा मैं निकाल दूंगा। तो जिन्होंने निकलना था वो तो पहले साइड पे होकर बैठ गए। मतलब क्या और मजीद क्या लोगों को निकालेंगे कि पार्टी में बच क्या गया? पार्टी की पुरानी क़यादत तो है नहीं, जो आपने बात की, जो सियासी क़यादत थी, जो वो अगेन उसके कई रीजंस हैं। कोई मतलब पार्टी छोड़ गए, किसी को उठा लिया गया, किसी की पार्टी के उन्होंने वो केसेस कर दिए, कोई अंडरग्राउंड चले गए, सजाएं हो गई। सो आपकी कोर पार्टी थे, जो कोर पार्टी थी आपकी, वो तो आपकी तकरीबन ख़त्म हो गई। वो तो पार्टी मजीद जो कुछ लोग हैं उनको भी निकाल दें आप, दूसरे लफ्ज़ों में जो साल 6 महीने के लिए हैं। सो खान साहब की है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें यह थी कि खान साहब कहते हैं मतलब फाइट्स बंद करें। फाइट्स किनके दरमियान हो रही है? ये इंटरेस्टिंग है, एक टॉपिक है। फाइट्स इस वक्त हो रही हैं जो आप उनको वकीलों को छोड़ दें, जो खान साहब के वकील हैं, अपने घर में लड़ाई हो रही है। यहाँ बुशरा साहबा की और लीमा खान साहबा की लड़ाई हो रही है। अलीम खान ये हो गया आपके, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी बुशरा साहबा से लड़ाई हो रही है, सारी हुई है। फिर मिसाल यूसुफजई साहबा जो हैं, जिनका नाम सेनेट के लिए इमरान खान साहब ने वो फाइनल किया है, उन्होंने अटैक किए हैं उस पर। अलीमा खान साहबा ने, अलीमा खान साहबा ने उन पर अटैक किया कि तू आके 4 दिन को जेल में गुजार। उन्होंने कहा जनाब कि जब यहाँ पे हंगामे जुलूस होने थे पिछले साल नवंबर में, आपने अपने बेटे को लंदन भेज दिया था, मिशाइल ने कहा। अच्छा, उनको बुशरा साहबा की उनको सपोर्ट हासिल है, इनको मिशाइल यूसुफजई साहबा को, अदरवाइज वो कब इमरान खान की बहन पे करती हैं। ऐसे अली आपके अली अमीन गंडापुर साहब, मतलब बहर की लड़ाई तो बाद में खत्म कराइएगा, पहले घर में भावज नंद वाली जो लड़ाई चल रही है और मिसाल यूसुफजई साहब वो खत्म करें ना, फिर ही मैसेज जाएगा ना, उनके खिलाफ एक्शन लें अगर पहले आपने लेना। ये तीसरी बात। जो चौथी बात है जो उन्होंने बात की है
उन्होंने, इमरान इस्माइल साहब ने, कि आपकी इस वक्त पार्टी के अंदर कौन लोग हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो पार्टी के लोग, मतलब वर्कर बाहर आना चाहता है, वो आके एजिटेट करना चाहते हैं, फेयर एनफ खान साहब की मोहब्बत में, प्यार में, वो भाई ये वकील हैं सारे। जी, आपके नज़दीक इस वक्त एक पॉलिटिकल फेस बता दें जो 4 बंदे वहां पे वो सड़क पे ले आ सकते हैं या 4 लोगों पे खर्च कर लेगा। अगली बात, बिल्कुल ऐसे। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो थोड़ा सा खाना पीने का इंतजाम करते हैं, वो बस का, कोई वैगन का, कोई ट्रक का, उनकी रिहाइश का, कुछ उनके और छोटे मोटे, जैसे कि 26 नवंबर को इंतजाम किया गया, पैसे देते हैं ना कि आप लोगों को लेकर आते हैं, उनको पैसे भी देने होते हैं, उनको फिर आपने रिहाना होता है, रखना होता है, खर्चा। तो वकील तो फीस लेने का आती होते हैं, वो कब आपका ख्याल किसी पे खर्चा करेगा और क्यों करेगा। और वकीलों के मैं नाम ले लेता हूँ, इनमें से तो ये चार बंदे नहीं निकाल सकते। ये सलमान अकरम राजा साहब पिछले साल नवंबर में, आपको याद है, वो गाड़ी में जी, अच्छा छुपे बैठे थे, डर के मारे गाड़ी के अंदर ही ऐसा गुफ्तगू कर रहे थे, टेप करते को सुन ना ले बहर के और मुझे वहां से उतार के अंदर ना ले जाए। जब आपके अपने लोग वकील जो हैं आपने भर्ती किए हुए हैं, ये लोग ये नहीं ला सकेंगे जो खान साहब को फील हो रहा है। ये पॉलिटिकल लोग होते हैं, मारें खाएं, जेब से खर्च करें, कोई नजरियाती उनको मसला है या अफिलिएशन है या उनको पावर का उनको भी क्रेज है। बिल्कुल ठीक। इमरान इस्माइल साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइफर को लहराने की, उसको पब्लिक करना और उसके साथ 9 मई के जो मतलब उनकी स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, वो एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी जिसका उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, जिसका अभी तक वो खमियाजा भुगत रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद उनको तबाहकुन असरात का सामना करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी और लीगली भी। नहीं, साइफर तो खैर था, वो तो कोई झूठ तो नहीं है, साइफर तो आया था। वो साइफर को पब्लिक करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, हाइंडसाइड में तो हम अब बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। मुझे तो कोई गलती उसमें साइफर में तो नहीं नजर आती। 9 मई का अगर तहरीक इंसाफ ने जो बार बार डिनाई कर रही है कि जी हमने 9 मई प्लान नहीं किया था और वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, तो जब वो सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी और केस चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों या बाहर के हों, जो इस काम में मुलविस थे, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक सर। अभी तक जो केसेस का फैसला आया उसमें शाहमूद कुरैशी साहब बरी हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी यही बातचीत हो रही है कि शायद वो इन केसेस के अंदर बरी हो जाए और अडयाला जेल, उसके कोट लखपत जेल से बाहर आ जाए। तो आपको लगता है कि अगर शाहमूद कुरैशी साहब इन केसेस से बरी हो रहे हैं और पार्टी को इस वक्त एक क़यादत चाहिए और शाहमूद कुरैशी साहब आने वाले दिनों में फ्रंट एंड से आके पार्टी को लीड कर सकते हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी एक बहुत सुलझे हुए सियासतदान है और एक पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है, बहुत सीनियर सियासतदान है। और वो शख्स हैं जो इस पार्टी को इमरान खान की गैर मौजूदगी में सहारा दे सकते हैं, लेकर आके चल सकते हैं, एक अक्लमंदाना दानिशमंदाना फैसला कर सकते हैं। वो बातचीत का आगाज कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, दीगर जमातों के साथ। यहाँ तो ये बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो शाह महमूद कुरैशी अगर किसी सूरत बाहर आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ताकत मिलेगी उनकी सूरत में, और उससे थ्रेटन नहीं होना। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि वो 2 साल से जेल में है और तहरीक इंसाफ वाले उन्हीं पे शक कर रहे हैं कि जी ये तो बरी कैसे हो रहे हैं, ये तो इसका मतलब है कि इनकी कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया या कोई सेटिंग हो गई है। यानी वो जेल में रहे, मारे खाता रहे तो ठीक है। अगर वो उसी अदालत से बरी हो जाए जहाँ पे वो केस लड़ा है उसका वकील, तो वो कहते हैं कि जी यहाँ इनका कोई कॉम्प्रोमाइज हो बिल्कुल गया। ठीक। अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता है तो 2 साल पहले कर लेते शाह जी। बिल्कुल ठीक। कला साहब, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कारकुनों में, सीनियर क़यादत में, जो बाहर है, जेल में नहीं है, वो इस बात को देखते हैं कि जो बरी हो रहा है, जिसको उठाया नहीं गया, जिस पर सख्ती नहीं की जा रही, उसको शक की निगाह से देखा जाता है। वो कहते हैं इसकी कोई और बात है, कहीं साजबाज करके बैठा हुआ है। ये इनकी अप्रोच कारकुनों की और उनके फॉलोअर्स की कैसी है? और उसके साथ कुरैशी साहब बरी हो रहे हैं और वो डेफिनेटली कुछ ऐसा पहले उन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए कि हमसे आप बातचीत नहीं करते, फिर ख़त भी लिखा। तो आपको लगता है अगर बाकी केसेस में भी जहां उनकी गिरफ्तारी हुई, अगर वो बरी हो जाते हैं तो पार्टी को आके वो लीड कर सकते हैं और पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उनके अंदर लगती है अडॉप्टेबिलिटी कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनका फ्रंट एंड से आके पार्टी को लीड कर रहे हो? बड़ा अहम सवाल है। इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो मेरा ख्याल है, जो मैं सही समझूँ, शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं इसलिए भी बरी हुए हैं कि वो लाहौर में उस दिन नहीं थे जिस दिन ये वाक़या हुआ है। सो जो बंदा लाहौर में है नहीं मौजूद, पहले तो उन पर केस बनाने जाती थी, गलत था कि लाहौर में मौजूद नहीं है तो आपने उनका नाम कैसे FIR में तुन दिया है कि चलें सजा देते हैं, पोजीशन के बंदे PTA के इनको रगड़ा दे देते हैं। सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। और ये बात PTA को समझनी चाहिए थी, बल्कि इस बात को प्रोपागेट करते हैं वो ज़्यादा कि देखें लोगों के साथ कैसे ज्यादती हो कि 1.5-2 साल से एक ऐसा केस बना के रखा हुआ है जिसका कोई वजूद नहीं था, वो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। चलो बाकी 3 के बारे में तो आप कह सकते हैं ना कि सड़कों पर मौजूद थे, आते जाते चीज़ें कर रहे थे। सो शाहमूद कुरैशी साहब का तो एक तो जो है कि उनकी बरी। लेकिन मैं ज़्यादा समझता हूँ कि शाहमूद कुरैशी साहब स्टिल अभी ख़तरे में हैं।
ये जो हम ये बात समझ रहे हैं कि शायद उनको ये रिहा कर देंगे कि वो जाएँ पार्टी संभालें, दोबारा खड़ी करें और पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, आई सीरियसली डाउट कि ये चीज़ उनके जहन में होगी इस्टेब्लिशमेंट दोबारा पीटीआई को खड़े करने के मूड में मुझे तो नहीं लग रही कहीं से कि वो दोबारा इसको वो इंजेक्ट किया जाए। इसलिए देखें ना कि 50-60 के करीब जो MNAs MPs या बड़े लीडर हैं उनके नाम आ रहे हैं कि उनको सजाएं या उनको डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है। अगर उन्होंने पार्टी को खड़ा करना होता, पार्लिमानी पार्टी के तौर पर इन्हें मर्ज करना है और शामिद कुरैशी साहब को लेकर आना है, तो फिर 50-60 लोग जो हैं इनको सजाएं तो फिर ना हो रही होती जो हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो हैं उनके हामी इसको जिस तरीके से लें कि ये सारे ये पढ़े लिखा आपका क्राउड था, पढ़े लिखे लोग थे मोस्टली, जो मतलब मिडिल क्लास अपर क्लास है। ये वह पार्टी थी जिसमें से मतलब हर किस्म के लोग जो है ना शामिल हुए हैं, मतलब सारे मजहबी भी हैं, सेकुलर भी हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, लिबरल भी हैं, फिर आपके एक फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, मदरसे वाले सारे थे जी। अब ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान में एक अच्छी सियासत करने आए थे, तब्दीली लाने आए थे, या वो डांग सोटा फेरने आए थे। मतलब अब ये क्वालिफिकेशन रहेगी पीटीआई के वर्कर बनने के लिए कि उसको जोटो कराटे आता हो, वो पेट्रोल बम बना सकता हो, वो 6-6 महीने भूखा रह सकता हो, वो मफरूर रह सकता हो, और उसके पास अंडरग्राउंड रहने के भी तरीके होने चाहिए, उसकी फैमिली का बिजनेस उसका तबाह कर दे, रियासत कर दे, इदारे जेल काटे, उसके बच्चे रुल जाएं, उसकी फीसें नहीं दे सकते, पहाड़ों पर चढ़ना जानता हो, छलांगे मारना जानता हो वो जनाब, उसके बाद तैराक हो बहुत बड़ा, और फिर जोटो कराटे के साथ सड़कों पर और पुलिस फौज जो भी हत्थे हैं उसके साथ लड़ाई करे। क्योंकि तो ये क्राइटेरिया है, ये डेफिनेशन है वर्कर के, पॉलिटिकल वर्कर की। इन लोगों का अपने घर है, ऐसे ही है ना कि हर बंदे पे लगा दिया गया कि ये लड़ा क्यों नहीं है, ये भाग क्यों किया है, ये इसने ना पुलिस वाले को क्यों नहीं उसका सर खोल दिया, ये खान साहब के लिए 6 साल से जेल में क्यों नहीं बैठा हुआ, ये 2 साल गुजारे। ओ भाई, ये लोग जो आए थे पॉलिटिक्स करने आए थे, ये कोई कमांडो एक्शन करने आए थे, कोई गुरिल्ला जंगे लड़ने आए थे। हर बंदा ये कहता तुम डर गए। भाई उनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी घर हैं। अच्छा, रियासती ये स्ट्रक्चर पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे रहा है। तो खान साहब के दौर में आपको याद है लब्बैक वाले लेके आए थे जुलूस, आपने जेल हम पे क्या असर किया था इनका? उस वक्त हम भी इन्हीं के साथ खड़े थे, रियासत के साथ खड़े थे, खान साहब के साथ खड़े। खान साहब ने क्या ये आपको याद होगा रात को तकरीर करके कहा था कि जो आगे रियासत से टकराएगा हम उसका अशर नशर करके रख देंगे। हमने उस वक्त खान साहब को सपोर्ट किया था। इमरान इसमें सब आप इमरान खान साहब के इंतहाई करीब रहे, जितना आप उनको जानते शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। अब वो मुश्किल में है, उनकी जो स्ट्रेटजी है उनको मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। क्या कभी आपने कोई कोशिश की कि कोई आप एक मीडिएटर को रोल प्ले करें, अफाम तफहीम कराएं, मामला बेहतर हो सकें, या इन हालात में आप क्या तजवीज़ करते हैं खान साहब को कि वो किस हिकमत अमली पर कारबंद हो जिससे उनकी मुश्किलात में कुछ कमी हो सके? जी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो 2-3 बार खान साहब को मैसेज भी किया, मिलने की भी कोशिश की कि कोई मुलाकात हो जाए, तो कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। और दरमियानी रास्ता क्या है कि आपने बैठ के बात ही करनी है, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा। और लेकिन जो अब खान साहब का जो ये कल वाला जो ट्वीट आया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रांग और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि वो बात नहीं करना चाहते। इधर ये बात करना नहीं चाहते, उधर वो बात करना नहीं चाहते, तो दोनों तरफ एक बड़ी सख्त लाइन ली गई है, जिसके ऊपर इनको टेबल पर लाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर फरीकैन तैयार हो जाएं कहीं ना कहीं से बात शुरू करने के लिए, तो वो बातचीत बन जाती है। हमने देखा था नवाज शरीफ भी इसी तरह बहुत लेफ्ट पर थे और उनके साथ भी काफ़ी सख्त मामला थे, लेकिन बातचीत फिर हो गई उनकी भी। तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान साहब चाहें और अपने रवैये को थोड़ा सा बेहतर करें आर्मी चीफ के बारे में, तो शायद बातचीत का आगाज हो सके। बिल्कुल होना चाहिए बातचीत, बिल्कुल सही हो, डेफिनेटली होना चाहिए। इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली इस वक्त जो ज़रूरत है वक्त की वो बातचीत, लेकिन बानी पीटीआई और उनकी दीगर मर्जी क़यादत बातचीत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। उसका नतीजा क्या होगा, इसको तो आने वाले दिनों में इसको मज़ीद गुफ्तगू से जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एक देही इलाकों की वो ख़वातीन और वो बच्चे जिन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, उनके नाम के ऊपर गुज़श्ता 3.5 सालों में 97 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इस प्रोग्राम से क्या वाकई ही दही इलाकों की इन ख़वातीन को, उन बच्चों को ग़िज़ाई उनकी जो ज़रूरियात थी वो पूरी हो सकी या नहीं, और ये ठेका किस कंपनी को मिला, कौन इसका बेनिफिशरी है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। माजी के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम चले जिसका बुनियादी मकसद ये बताएगा कि पाकिस्तान के दही इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत है, बच्चे हों ख़वातीन हों, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए माजी में भी कुछ प्रोग्राम शुरू हुए, लेकिन उनका जो नतीजा निकला वो बहुत बड़े स्कैंडल बने। लेकिन आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस बात का इंकशाफ किया गया कि सन 2022 में वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए से दही इलाकों की हामला ख़वातीन और बच्चे
जिन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाने के नाम के ऊपर ये प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके बाद 2022 में ही साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को एक अछूता आइडिया आया कि 2 अरब का प्रोग्राम, इसको क्यों ना पूरे मुल्क के अंदर इसको वसअत दी जाए, ये चारों सूबों में चलना चाहिए और दही इलाकों में जो ऐसी हमला खवातीन हैं और बच्चे हैं जिनकी नशोनुमा का, जिनको मसला है, जिन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने, वफाकी वज़ीर थे, उनका हुक्म चलता था, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन किया और इस प्रोग्राम का वॉल्यूम बढ़ाकर 21 अरब 50 करोड़ रुपये तक सालाना तक ले जाया गया। और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर अनुशा रहमान साहबा के सवाल के जवाब में तारिक फजल चौधरी साहब ने जवाब दिया, जिसके अंदर उन्होंने तमाम फैक्ट्स के साथ बात की कि तकरीबन 3.5 सालों में मजमूई तौर के ऊपर 97 अरब रुपए इस प्रोग्राम की मद में जारी हुए। और आप सुनकर हैरान होंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये रकम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जारी करती है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पेपरा रूल्स के बगैर, किसी ऑडिट के बगैर इस्माइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को उससे ये साशे हासिल करती है, जो कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के नाम के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करने का दावा है। लेकिन मेरा भी एक ऐसे दही इलाके से ताल्लुक़ है। मैंने पिछले 3-4 सालों में गरीब से गरीब तर किसी फैमिली को किसी जगह पे इस प्रोग्राम का कोई आसार, कोई ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई चीज़ उनको फराहम करना, कोई साशे देना मेरे नॉलेज में नहीं है। क्लासा साहब से भी हम जानेंगे कि क्या उनके नॉलेज में है कोई ऐसा प्रोग्राम चलो ये लोगों तक बराह रास्त इमदाद पहुँची हो। तो आगे पता ये चला कि जो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये मिफ्ता इस्माइल साहब की इंडस्ट्री है जो पेपरा रूल्स के बरक्स डायरेक्टली उनसे प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जारी है और अब तक 97 अरब रुपए इस प्रोग्राम की मद में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जारी किए गए। क्लास साहब, माजी के अंदर ऐसे इशूज़ के ऊपर सबसे स्ट्रांगली आपने लिखा और बड़े बड़े स्कैंडल बने, लेकिन फिर उसको सब लोगों ने मिलकर उनको कवर कर लिया। ये जो तफसीलात सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज पेश की गई हैं, इसको आप किस निगाह से देख रहे हैं? और मुझे ये ज़रूर बताइएगा, दही इलाके के बहुत से लोग आपके साथ राब्ते में होते हैं, ऐसी खवातीन और बच्चे जो ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनको मुश्किलात का सामना रहता है, कहीं सुना इस प्रोग्राम का नाम को उनको कोई माली मदद मिली हो, कोई खुराक मिली हो जिससे उनकी ग़िज़ाई किल्लत दूर हो सकी हो? 97 अरब अब तक खर्च हो चुका है। आई एम शॉक्ड। हालांकि हम रिपोर्टर हैं, हम खबरें स्टोरीज करते रहते हैं, ऐसे हम भी डीट हो जाते हैं, थिक स्किन हो जाते हैं, मोटी खाल हो जाती है, इस तरह की खबरें हम पे भी असर नहीं करती, हम फाइल ही करते रहते हैं। माजी में भी हमने स्कैंडल फाइल किए और मुझे अभी आपसे बात हो रही थी, मुझे याद है कि ज़ुबैदा जलाल साहिबा जब वो मिनिस्टर थी, उन्होंने भी इसी तरीके का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ थे, और वो मिनिस्टर थे और जनाब मुशर्रफ साहब और उनके दौर में NGOs वगैरह थी उनको भी बड़ा, उन्होंने UN तक गए थे, देखें जी कि उनको एक एज ए सिंबल के तौर पर पेश किया गया था कि ये देखें वुमेन एम्पावरमेंट बलोचिस्तान के इलाके से आई हैं और कैसे अच्छा किया। अच्छी बात थी, हम भी चाहते थे वो आए, लेकिन बाद में उन्हीं के दौर में इसी तरह का था, वो भी गजाजा से था कि वो दूध के डब्बे और इस तरह की चीज़ें जो है ना बलोचिस्तान दीगर लोगों में देनी थी, उसका बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। और उसके बाद पता चला था कि जो उसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उस वक्त के, उनके जानने वाले आगे पीछे फ्रंटमैन बहुत सारे लोग थे, उनके मलेशिया में बाद में जदादें निकली थी। नैब ने इस पर इंक्वायरीज की, FIA ने की, बड़े बड़े बेचारे ड्राइवरों को, क्लर्कों को उनको सजाएं दे दी गई थी, बड़े बड़े किसी को नहीं हुई थी। ज़ुबैदा जलाल साहिबा, उनके बाकी साथी, उनके आगे पीछे मिनिस्ट्री जो उसके वेलफेयर वगैरह वाले थे, उनकी गुर्बत दूर हो गई थी माशाल्लाह उस प्रोजेक्ट। अब इसके सुन लें, मिस्टर स्मिथ साहब में डेली वो बड़े लेक्चर्स देते हैं शफाफियत के, मेरिट के, शाहिद खान अब्बासी साहब के शाना बशाना एक बड़ी कैंपेन चल रहे हैं, सियासी जमात का हिस्सा भी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ उल्टी सर शाहिद खान अब्बासी साहब और उनकी दोस्ती की क्या वजह है, आपका ख्याल है? यही वजूहत है, कौम का दर्द है, कौम का इनकलाब लाना चाहते हैं। बस रहने देना, दर्द का मैंने देखा हो ना, जितना शाहिद खान अब्बासी साहब में दर्द है, वो भी LNG को जब इन्होंने वो दिए थे ना, वहाँ पे इन्होंने टर्मिनल दिए थे कराची में, 2 दिए थे इन्होंने, वो हमने देखे हुए कितना दर्द था। $5 लाख जो रोजाना की पेमेंट हो रही है ना, आज तक हो रही है। जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट था आपका 3 बिलियन रुपीज़ का था, उसको पहले 13 किया और उसको कन्वर्ट किया आपने उसमें 13 अगेन $130 मिलियन में करके आपने उनको प्रॉफिट दे दिया जनाब, ये 44 आपने % दे दिया, जो कि वैसे 16-17% होता है आइडियल। और आपने $130 मिलियन जो कि नहीं बनता था, पाकिस्तानी रुपीस में फ्लोटिंग टर्मिनल बनने थे, आपने $1.5 बिलियन आपने डॉलर का तरीके उनको वो दिया था, प्रॉफिट दिया था। ये इन्होंने दिया था खकान अब्बासी साहब ने, रोजाना के आज तक उनको $5 लाख 2 पार्टीज को दे रहे हैं, जैसे डॉलरों की मशीन हमने लगाई हुई है। सो ये वो अपने दौर में वो भी बहुत सारी चीजें करते रहे। दैट्स अनदर थिंग। हम आप मिफ्ता इस्माइल साहब को देखें, ये होते पार्टनर्स इन डील, कहूंगा क्राइम कहना सख्त हो जाएगा, हालांकि है तो क्राइम हुआ है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की वारदात देखें, अकॉर्डिंग टू तारिक फजल चौधरी साहब जो सेनेट में कहा, हमने सुनी है तकरीर अनुशा रहमान साहबा,
उनकी वैसे उन्होंने बड़ी डेलिकेट वारदात डाली, लेकिन कहते हैं जुर्म अपना पीछा छोड़ जाता है। वो कहते हैं जुर्म पीछा छोड़ते, जुर्म कहीं नहीं जाता, कुछ भी कर लें, नेचर है। उन्होंने वारदात बड़ी खूबसूरत डाली थी, डेलिकेट, लेकिन पकड़े 2 साल बाद गए हैं, कुछ ज्यादा लंबा काम चल नहीं सका 3 साल। उन्होंने कहा कि जनाब के इसकी जो बात अनुषा रहमान साहबा ने की है, उन्होंने कहा मैंने अपनी फैक्ट्री को ये सारा बिजनेस लेके कैसे देना है, अब तो 100 अरब तक बात पहुंच गई ना। उन्होंने पहले जनाब प्रोजेक्ट लॉन्च किया जी, वो बेनजीर, वो अगर नशोनुमा वाला, वही मिलता जुलता जो उनका जुबैदा चला वारदात, वही तरीका वही है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि अब इसमें कंट्रैक्ट हम देते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्रोक्योरमेंट करेगी, क्योंकि उनका ना ऑडिट होता है, ना पेपर रूल्स होते हैं, ना वो किसी को अपनी मर्जी से आपको मुझे जिसको चाहे उसको साशा लेना शुरू कर दें। सो उनको पैसे दे के कंट्रैक्ट वर्ल्ड फूड को कह के इन्होंने ले दिया अपनी इस्माइल इंडस्ट्री को, जो मुझे आज समझ 2 अरब से 22 अरब कर दिया, 22 से अब 97 अरब हो चुका है। तो पाकिस्तान में एक वहद कंपनी थी, वो जो वजीर खजाना की अपनी कंपनी थी, उसको कंट्रैक्ट वाया इन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लेके दिया, ताकि कोई सवाल ना करे, देखा ना ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो तो फरिश्ते हैं, हम तो करप्ट लोग हैं, वो बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, वो तो गलत काम करते नहीं है। हालांकि मोस्टली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले पाकिस्तानी बैठे होते हैं, उनसे भी सवाल ये होने वाला है, सबसे बड़ा आप लोगों ने वजीर खजाना की कंपनी को कैसे आपने पिक किया है। ये तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लिखना चाहिए, यूएनओ को लिखना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जो हमने यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए हैं इन गरीबों के लिए, जो आपको बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट का पैसा था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कैसे मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ मिल के ये वारदात डाल दी है। नंबर 2, नंबर 3 आप इसमें देखें जो उन्होंने बात की है अनुषा रहमान साहब ने, वो ज्यादा खौफनाक है, खतरनाक है। उन्होंने कहा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो दुनिया भर में पैसे देता है, यहाँ पे हम उनको पैसा हम उनको 100 अरब रुपया दे रहे हैं, हमने उनको पहले 22 अरब दे दिया, हमने 2 अरब दे दिया। मतलब ये चीज, ये नई चीज है वैसे कि कोई इस बात को समझते नहीं है इस मुल्क में कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। वजीर खजाना के तौर पर 2 रुपए का आपने, अच्छा अब ये समझ आ रही है कि गरीबों का दर्द नहीं था, चलो एक होता है गरीबों के बच्चों का दर्द नहीं था। आपको याद है एक दफा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रो पड़े थे, आंसू आ गए, सुने आंसू क्या थे मिफ्ता इस्माइल साहब के। फरमाते हैं कि मैं कहीं पे मार्केट में बाजार में गया, एक बच्चा जो है ना कोई चीज बेचने आया, बेटी मेरी साथ थी, तो मैंने कहा बेटा देख ले तू कितनी खुशकिस्मत है, ये तू भी इसकी जगह खुदा ना खास्ता हो सकती थी। मेरी आंखों में आंसू आकर रोने लग गए। जो रो रहे थे इस मुल्क के आवाम के बच्चों के दर्द में, उन्होंने आपके सामने है अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने वो दिलवाया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री को दिलवाया। और ये 97 अरब रुपए की गजाई अशिया तकसीम कहाँ पे हुई, मेरे ये बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज है। खुदा के लिए बिस्प के लोग जाएं, कोई इसका ऑडिट करके एटलीस्ट ये तो बताए ना कि जो साशे खरीदे आपने इसमें इंडस्ट्री थे पहुंचे कहाँ तक, और उसके बाद पेपर रूल्स नहीं है, कोई ऑडिट का तरीकेकार नहीं, तो इसको डेफिनेटली इसके ऊपर इसकी मजीद देखते हैं आगे। गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया, इसके ऊपर तहकीकात होगी, मामला शत कमेटी की तरफ ही जाएगा। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और दिलखराश स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि जहाँ पर चीनी की कीमत में इजाफे के जरिए से अवाम से अरबों रुपए बटोरे जा चुके, हुकूमत कमेटियाँ बनाती रही, मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन एक और फील्ड जिसके अंदर खुर्दनी तेल का मामला है, उसकी कीमतें दिसंबर 2024 से आलमी मार्केट में मुसलसल कम हो रही हैं। ये सरकारी दस्तावेज़ में इस बात का इंकशाफ किया गया, मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को साल किया गया, और आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में क्लासा साहब इसके ऊपर बड़ी बहस हुई। वहाँ पर वजारत सनत और पैदावार ने बताया कि दिसंबर 2024 से आलमी मार्केट में एडिबल ऑयल की प्राइसेस 24% कम हुई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी थी फरवरी के अंदर कि आप बैठें, इसकी कीमतें कम करें, आवाम को रिलीफ मिले। उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ मार्च अप्रैल मई में मीटिंग्स की, और ईसीसी को भी रिपोर्ट देनी थी, मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, अब जाकर उनको रिपोर्ट दी है, और उनसे बातचीत की, क्वांटिटी अवेलेबल है, और जो प्राइस कम करवानी थी वो नहीं हो सकी। अब ये गए कि बताएं जी कैसे कीमत कम करवाएं, और साथ ये भी इंकशाफ किया आज के इजलास में कि जहाँ पर कीमतें कम हुई हैं वहीं पर मौजूदा जो यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियां हैं वो 4.5% ज़्यादा कीमत वसूल कर रही हैं, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उससे भी 4.5% ज़्यादा, तो यूँ समझें कि 28.5% वो इजाफी वसूल कर रही हैं। उनकी वर्किंग के मुताबिक तकरीबन 170 रुपये फ़ी किलो कुकिंग ऑयल और घी की प्राइस कम होनी चाहिए। आज इसी चीज़ के अंदर मेरी नज़रें भी इसके ऊपर जमी थी, सब सोर्सेज को दस्तक दे रहे थे कि थोड़ी इनसाइड स्टोरी पता चले और अच्छी खबर आए, कोई वो अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं, कीमतें कम हो रही हैं, तो ब्रेक करेंगे इसके ऊपर। पता ये चला कि ईसीसी ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है, तशवीश का बरहमी का इजहार किया है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, और उन्होंने कहा जी कि तमाम मुतल्लिका इदारे बैठें, इसको चेक करें कि ये कीमतें कम क्यों नहीं हो पा रही, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन की रोशनी में अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और उन्होंने मामला भेज दिया मुसाबते कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिए कि वो भी इस मामले को देखे कि सारी कंपनी आपस में कोई साजबाज न कर रही हो, क्योंकि अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। 8 महीने हो चुके हैं इसी
प्रेजेंटेशंस, मीटिंग, उसके अंदर कुछ नहीं करवा सके और अब दोबारा मामला सीसीपी की तरफ चला गया है, यानी कि कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल की कीमत कम नहीं होगी। भट्टी साहब, बड़ी अहम स्टोरी है जो आपने ब्रेक की है, कल अपने चैनल पे आपने की है और उसका फॉलो बड़ा अच्छा दिया आपने। तो इस मुल्क के साथ हमारी ये रोलिंग एलिट, हमें बड़ा शौक था सबको कि ताजिर आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, सनतकार आएंगे, वो मुल्क को बेहतर कर देंगे, टाई शाई सूट ये जागीरदार आते हैं, फ्यूडल आते हैं, ज़मींदार आते हैं, पसमानदा लोग पसमानदगी फैलाते हैं, फलां करते हैं, सियासत। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रही। ये 1980 और 90 की दहाई में ये नारे लगे थे बाकायदा, और कालम निगार और टीवी एंकर सब ने इसको बाद से चुप के रख दिया था कि जनाब ये आने चाहिए, सूटेड बूटेड 3 कोट वाले टाई वाले आने चाहिए। आ गए ना सर जी, हुकूमतों को बिजनेस की तरह चला रहे हैं। अभी आपने एक बिजनेसमैन की हमने कहानी दे दी ना, मिफ्ता इस्माइल साहब की जी। वो दूसरे बिजनेसमैन शायद खकाना भाई साहब की भी आपको सुना, अपने बिजनेस से जिनके स्काई रॉकेटिंग है, ऊपर जा रहे हैं, अरबों अरबों रुपए की सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान का बिजनेस जो है नीचे जा रहा है। अब इसी में मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, हमें ये बताया था शौकत अजीज साहब जो है जी, आजकल वो बैठे हैं लंदन, बैठे हैं मजे कर रहे हैं सारे, ये वो दे के गए थे सिस्टम जिसको ये ताजिर हजरात इस वक्त बैठ के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। डीरेगुलेशन। यस, डीरेगुलेशन क्या थी? इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमें लिंक किया, पल्ले नहीं देला कर दी फिल्म मेला। कहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट? इन्होंने पेट्रोल की कीमतें, डीजल की, याद है साल में एक दफ़ा बढ़ती होती थी उस वक्त। बजट की सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ ये होती कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा ना, अब हम इंटरनेशनल हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्या हो रहे हैं? आज के बाद आपको लिंक कर दिया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के साथ। डीजल ऑयल की तनख्वाहें, सॉरी, अगर कीमतें आलमी मार्केट में कम होंगी आपको कम मिलेंगी, ज्यादा होंगे ज्यादा मिलेंगे। हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, होगी सब्सिडी खत्म। अब क्या हुआ? मान लिया हमने भुगती है 250 पौने 300 रुपए तक हमने जाकर पेट्रोल खरीदा है। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं, इन्होंने जनाब कीमतें बढ़ा के अच्छा हमारी इमोशनल, इन्होंने हमारा इस्तेसाल कैसे किया। अब एक्सप्लोइटेशन देखें जो शहबाज शरीफ साहब ने इस कौम की इमोशनल या मीडिया की, उन्होंने इमोशनल एक ब्लैकमेलिंग कहें, एक्सप्लोइटेशन कहें कि इस पैसे से हम इसलिए काम नहीं कर रहे, इससे बलोचिस्तान में सड़कें बनेंगी। ओ भाई मेरे, आपने सिपैक का सारा जो कर्जा लिया है 60-70 अरब डॉलर, मोस्टली तो आपने वहाँ पे बलोचिस्तान में लगाया है। आपने कहा सिपैक बन रहा है वहाँ पे, हमें तो ये बताया गया था। तो सिपैक की या आपने वहाँ पे 2.5 अरब डॉलर की वो लगा लिया, आपने मेट्रो ट्रेन बना ली है जो आपने वहां पे लगाई है। तो यही चीजें तो बता रहे। चलो हम मान लेते हैं बलोचिस्तान को जरूरत है, तो कितनी सड़कें बन गई हैं जनाब अब तक? कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन की औकात है, जरूरत है कि वो किसी बड़े बिजनेसमैन के कारोबार पे हाथ डाले? ये सारे खुद, मतलब जब आपका वजीर आजम की बेशुक्र वाला स्कैंडल देख लें, इस पे कंपटीशन कमीशन ने हाथ डाला क्योंकि वजीर आजम के अपने बेटे की शुक्र मिले, आसिफ अली जरदारी साहब के फ्रंट मैनों को मिले हैं। भाई शुगर जो है आप 175-200 रुपए तक ले गए हैं। कंपटीशन कमीशन वहाँ जो एक सफ़ेद हाथी आपने बिठाया हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है हाथ डाले और इनको रेगुलेट करके दिखाए। आपने डंप करना था, अपने कारोबारियों को बचाना है, लोगों को आपने लूटना है। आप क्योंकि खुद पेट्रोल और डीजल की मद में लूट रहे हैं, तो लिहाजा वो लूट रहे हैं तो आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? अखलाकी एक पावर होती है। इनके पास, शहबाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत के पास कोई अखलाकी पावर नहीं है। जो हुकूमत खुद ये काम कर रही है कि पेट्रोल डीजल ऑयल की कीमतें ज्यादा कम हुई हैं, वो ज्यादा ले रही है, वो किसी और सेक्टर को मना नहीं कर सकती कि तुम मत लो, हम लूट रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं, हम ले सकते हैं क्योंकि हम हुकूमत हैं, आप नहीं ले सकते। आप जब ये चोरी कर रहे हैं, लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं, जो कि मार रहे हैं, आपने एक वादा किया। और शौकत अजीज साहब जो है, मैं अब उनको कोई दुआ ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दिल मेरा कुछ और कह रहा है उनको कि भाई साहब आप हमें ये डीरेगुलेट करके दे के गए थे, आप ये अजाब हमारे गले में छोड़ के गए थे, आप कहते थे हम तरक्की करेंगे और इससे सब्सिडीज खत्म होगी, इन्होंने मजीद रस्ते न खोले। सो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर कहते हैं आवाम हमें गालियां देते हैं, फिर कहते हैं आवाम हमारे साथ नहीं है, फिर कहते हैं ना अब हमारा पॉपुलर वोट नहीं है। कहाँ से पॉपुलर वोट होगा? आप अगर ये काम करते अपने करेक्टर पे, जी, ये कीमतें बढ़ती हैं आलमी मार्केट में, यस, और आपने बढ़ाई हैं, कभी रियायत नहीं की हमारे पे। जब कम होती हैं तो आप कम करते, लोगों का एतमाद बढ़ते हैं आप पे, यार यस कि हुकूमत की मजबूरी है। जब ज्यादा रेट था ज्यादा लिया है, कम हुआ है कम लिया। आज मतलब इससे कोई बड़ा तमाशा हो सकता है। इसको चेयर किसने किया सर? औरंगजेब साहब ने किया। बिल्कुल जी। औरंगजेब साहब के कोई मतलब है, उनको कोई ग्रेस, कोई थोड़ा सा उनको भी ख्याल नहीं है क्योंकि बैंकर हैं और वो भी इन बिजनेसमैनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने उसको कंपटीशन कमीशन को औरंगजेब साहब ने भेजा ना, तो मतलब कॉस्मेटिक एक मम्मी डैडी टाइप आप एक फाइनेंस मिनिस्टर ले हैं जिसने फिर बैठ के कारोबारियों के, बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन को करना है। लाखों आपके करोड़ों लोग जो ऑयल यूज करते हैं उनकी खैर है, ये आपकी ईमानदारी है, ये आप लोगों के वो है करैक्टर है, और ये आप लोगों के ICC ने तशवीश का इजहार करके नाज़रीन अपने आप को साइडलाइन कर दिया। मामला CCP के पास पहुंच गया। खुर्दनी तेल की कम नहीं होंगी, फिर अवाम के ख्याल कौन करेगा? तो इसका मतलब है फिर अवाम का। अल्लाह ही हाफिज़। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।